नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में अभी हम एक अंतर को समझने की कोशिश करेंगे और वो अंतर है पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में क्या अंतर है। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जहाँ पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात है तो सर हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरी तरफ मातृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्लेनॉन, मॉर्गन, जैक्स एंगल्स इत्यादि ने किया। पितृसत्तात्मक सिद्धांत में परिवार का जो प्रारंभिक जो मुखिया होता है वो पिता होता है, और जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत में प्रारंभिक परिवार का प्रधान माता होती है। इसके साथ ही पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जो विवाह संस्था के संदर्भ में जो विचार है, विवाह को वहाँ स्थायी एक रीति रिवाज के रूप में माना गया है, जबकि मातृसत्तात्मक सिद्धांत में विवाह का आधार स्थायी नहीं था और यही कारण था कि संतानें माता के नाम से जानी जाती थी और इसीलिए वह मातृसत्तात्मक सिद्धांत माता का वहाँ पर रोल होता है और आरंभिक राजा जो है स्त्री के रूप में देखा जाता है। जहाँ तक रक्त संबंधों का आधार है या परिवार में कोई भी निर्णय लेने का जो प्रश्न है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत में पिता महत्वपूर्ण होता है और पिता के आधार पर ही विभिन्न रक्त संबंधों का निर्धारण होता था पितृसत्तात्मक सिद्धांत में। दूसरी तरफ मातृसत्तात्मक सिद्धांत में रक्त संबंध का निर्णय या निश्चय जो है वो माता के आधार पर होता था। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो उदाहरण अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें प्राचीन भारत है, एथेंस है, प्राचीन रोम है। हम इन तीनों की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जितना हम इतिहास में देखते हैं तो हमें हर जगह पुरुष प्रधानता नज़र आती है, चाहे वो युद्धों के संदर्भ में हो, चाहे वो महत्वपूर्ण राजाओं के संदर्भ में हो। हाँ, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन फिर भी जहाँ तक राजकार्य, राजव्यवस्था, राज्य के निर्णय, युद्ध, ये सभी जो प्रश्न थे, इन सभी प्रश्नों में जो है पुरुष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, मलाया, मलाबार ऐसे क्षेत्र है जहाँ के इतिहास में हमें मातृसत्तात्मक सिद्धांत की छाया दिखती प्रतीत होती है। जहाँ पितृसत्तात्मक सिद्धांत में जो राज्य का जो अस्तित्व आता है उसका विकास जो है परिवार से कुल बनता है, कुलों से कबीला बनता है और कबीले से समाज और राज्य में तब्दीली होती है। इस प्रकार राज्य का निर्माण होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है। जब हम इसी संदर्भ में मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो वहाँ पर कबीला को प्रारंभिक इकाई माना गया है और जैसे ही कबीला में ब्रेक होते हैं, टूटता है, तो उसकी अगली कड़ी, उसके विकास का जो अगला चरण है वो कुल होता है और विभिन्न कुल के बाद की जो अगला जो स्टेप है वो परिवार के रूप में आता है और उसके बाद में जो है परिवार से जो है राज्य का निर्माण होता है। इस प्रकार देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत में ये प्रमुख अंतर है। यद्यपि दोनों सिद्धांतों की आलोचना होती है, दोनों सिद्धांत एक पक्षीय अध्ययन करते हैं। राज्य के विकास में एक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो राज्य के विकास को जन्म देते हैं, राज्य की उत्पत्ति करते हैं। इन्होंने केवल मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत के विचारकों ने केवल पुरुष और महिला प्रधान के रूप में राज्य के विकास को देखते हैं। इस प्रकार पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत में अंतर को हम समझ सकते हैं। धन्यवाद।